हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो इशू ऑफ शेयर को लेकर के होने वाली है। और इशू ऑफ शेयर आज क्लास 12 स्टैंडर्ड के बच्चे की बात करें तो बहुत ज्यादा दुखती रहे, वो बहुत परेशान है इस चैप्टर को लेकर के। तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान तरीके से आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। या चैप्टर के दो चार एक वीडियो लगेंगे कंप्लीट होने में। तो आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि फिर दिक्कत हमारे आने वाली नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी कंपनी की टर्मिनोलॉजी है और इसी वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है और जितने भी बुक वो रेफर करता है उसमें सही अप्रोच भी नहीं है और सही अप्रोच नहीं होने की वजह से भी बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो इशू ऑफ शेयर है, लेकिन जिस चैप्टर का नाम सिर्फ इशू ऑफ शेयर नाम नहीं, इस चैप्टर का पूरा नाम है इशू ऑफ शेयर, फोर फीचर एंड री इशू। इसीलिए आप देखो मैंने जो चार्ट बनाया है उसके अंदर इशू पोर्शन भी लिया है। अगर आप देखें तो मैंने इसमें एक तो इशू पोर्शन लिया है, इशू से रिलेटेड चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैंने इस चार्ट के अंदर फोर फीचर पोर्शन लिया है और इसके बाद आप देखें तो मैंने इस चार्ट के अंदर री इशू पोर्शन लिया है। इस चार्ट के अंदर हमने री इशू पोर्शन लिया है। तो हम वन बाय वन करके तीनों चीजों को समझेंगे। हम पहले समझेंगे इशू पोर्शन को, ध्यान दीजिएगा। हम पहले समझेंगे इशू पोर्शन, उसके बाद हम समझेंगे फोर फीचर को, इशू समझेंगे, फोर फीचर समझेंगे और इसके बाद हम समझेंगे री इशू। और अगर आपने इतनी चीजों को समझ लिया तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इशू से बात करते हैं और इशू के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इशू का मतलब क्या होता है, इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, कंपनी अपने शेयर कब इशू करती है? कंपनी को जब भी कैपिटल की जरूरत होती है तो वो मार्केट से पैसा उठाती है। मार्केट से पैसे उठाने के उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो शेयर इशू कर दे या फिर वो डिवेंचर के थ्रू वो पैसे उठा ले। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जितने भी लोगों ने पैसा दिया है कंपनी को वो कहलाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। और ये शेयर होल्डर कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, ये कंपनी के ओनर होते हैं, ओरिजिनल ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओरिजिनल ओनर ऑफ द कंपनी। अब देखिए, शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। आपने पढ़ रखा होगा, बीएस में भी पढ़ रखा आपने क्लास 11 के अंदर। मैं उन सब चीजों पे ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे बीच में अगर वो आएगा तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। अभी हमारा प्योरली फोकस है कि कैसे हम इस चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप करें। और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने का तरीका ये कि हम चार्ट के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कहां से स्टार्ट करके कहां एंड करना है। और जब इनके बीच में आपकी चर्चा होगी या हम वीडियो लेकर के आएंगे, कोई भी वीडियो, फिर आप देखो, मेरी वीडियो देखो या किसी की भी वीडियो देखो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। अच्छा, अब ये पढ़ रहे हैं, अच्छा फिर अब ये पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार की बात करते हैं। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो मार्केट में उसके पास दो तरीके से शेयर इशू करने। देखो, पहले तो तीन तरीके हुआ करते थे। अब कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद, कंपनी एक्ट 2013 के बाद डिस्काउंट पे शेयर इशू करना परमिसेबल नहीं है। बट फिर भी हम समझ लेंगे कि पहले क्या हुआ करता था, सो दैट आगे जब डिस्काउंट के क्वेश्चंस आए, डिवेंचर्स वगैरह में आए या री इशू में आए, तो फिर आपको दिक्कत ना हो। बट हमारे सिलेबस में आएगा नहीं है ये, अभी से मैं क्लियर कर दूं आपको। देखिए, हम एट पार की बात करते हैं। पार का मतलब होता है जितने रुपए की शेयर है मार्केट में, कंपनी उतने ही रुपए पर शेयर को इशू करती है। मतलब 10 रुपए का अगर शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, तो मार्केट में कंपनी जब शेयर इशू करने जाती है तो कहती है कि भैया 10 रुपए की चीज है, हम आपको 10 रुपए पर ही देंगे। तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट पार। प्रीमियम की जब हम बात करते हैं तो अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए से कुछ ज्यादा पर अगर
कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। यहां पर 2 रुपए क्या है, प्रीमियम का अमाउंट है, यहां पर 2 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है, और जब जनरल एंट्री करेंगे तो प्रीमियम क्या होगा, फायदा, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स के रूल से क्रेडिट होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। डिस्काउंट को समझ लेते हैं, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है बट डिस्काउंट को समझ लेते हैं। डिस्काउंट पर जब कंपनी शेयर इशू करती है तो 10 रुपए की चीज को 10 रुपए से कुछ कम पर इशू करती है। यहाँ पर 1 रुपीज क्या है, 1 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। और डिस्काउंट जब भी जनरल एंट्री किया करते थे हम स्टार्टिंग में, पहले अमेंडमेंट के पहले, तो जनरल एंट्री में डेबिट होता था लॉस मान करके, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस मान करके, ये वाले रूल के हिसाब से डेबिट होता था। ठीक है, अब जब आप कोई सी भी बुक रेफर करोगे, कोई सी भी बुक रेफर करोगे तो इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ क्वेश्चन तो पार के मिलेंगे, कुछ प्रीमियम के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आगे क्वेश्चन की वैरायटीज बढ़ती जाएगी और फिर उस वैरायटी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलते जाते हैं। बट इन सब की इतनी जरूरत नहीं है, अपने आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हमारा फॉर फीचर है। फॉर फीचर का मतलब ये होता है कि जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देते हैं, बार बार उनको रिमाइंडर के बाद भी जब पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उनके शेयर को कंपनी एट लास्ट परेशान होकर के उनकी कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर देती है। फॉरफिट करने का मतलब सीधा से इतना समझ लें, कंपनी अपने रजिस्टर से उस शेयर होल्डर का नाम हटा देती है, काट देती है। फॉर फीचर पार के केस में क्या होगी एंट्री, एट प्रीमियम के केस में एंट्री क्या होगी, और डिस्काउंट के केस में है तो क्या एंट्री होगी। डिस्काउंट वाले केस पहले होते नहीं थे, अब नहीं हो रहे हैं तो उसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद अगली जो कहानी आती है, आप देखिए, अगला है फिर रीइशू। अब एक बार कंपनी ने शेयर फॉरफिट तो कर ली, इसको आप ऐसे समझो, आपने गाड़ी फाइनेंस कराई, आपने कुछ किस्तें भरी, कुछ किस्तें भरने के बाद अब बाकी की किस्तें आप नहीं भर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कंपनी क्या करेगी, आपके गुड्स को रीपर्चेज कर लेगी, आपके गुड्स को फॉरफिट कर लेगी, और उसके बाद कोई सेकंड हैंड गुड्स को, वो गुड्स सेकंड हैंड हो गया, वो किसी दूसरे पर्सन को, नए व्यक्ति को डिस्काउंट पर या पार पे या बेच देगी। उसे कहते हैं री इशू। री इशू यानी फिर से इशू करना। तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं, आइदर एट पार पे करेगी, या प्रीमियम पे करेगी, या फिर डिस्काउंट पे करेगी। डिस्काउंट इसलिए मैंने बताया स्टार्टिंग में ताकि यहाँ पर आता है तो फिर बच्चे एंट्री करने में दिक्कत देते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए, क्या सिर्फ इतना पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा क्या, हमें ये चैप्टर समझ में आने लग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना पढ़ने से हमारे को इस चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके अलावा कुछ 3-4 टर्मिनोलॉजी और है जो हमें पढ़ने की जरूरत है। वो 3-4 टर्मिनोलॉजी क्या है? एक तो फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है अभी समझते हैं। इसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत है अंडर सब्सक्रिप्शन, ये समझते हैं। उसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत है ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत है कॉल्स इन एरियर। उसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत है कॉल्स इन एडवांस। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बगैर कभी पेपर आज तक प्रिंट नहीं हुआ है, एक आध बार छोड़ दे तो बात अलग है, पिछले 20-20 ईयर्स के पेपर आप उठाएंगे तो आपको ये मिलेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रो रेटा अलॉटमेंट। और बच्चे इसी में परेशान रहते हैं। बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन हम प्रो रेटा बेस्ड पर ही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं कि फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, समझते हैं। सपोज ध्यान से देखिएगा, सपोज यहां मैं लिख रहा हूं कंपनी ने इशू की, और यहां मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, ये एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड। कंपनी ने कहा कि मुझे तो 10,000 शेयर इशू करने, जबकि पब्लिक का जो रिस्पॉन्स आया वो एग्जैक्टली 10,000 के बराबर ही है। मतलब लोगों ने जो कंपनी को पैसे दिए वो एग्जैक्टली 10,000 ही, तो उसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इसको मैं ऐसा कहूं, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ना तो कम है ना ज्यादा है, उसे क्या कहेंगे? फुल्ली फिल्ड बाय द वाटर। द ग्लास इज फुल्ली फिल्ड बाय द वाटर। तो यहां भी वैसी बात है। लेकिन आप जरा सोचो, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता होगा क्या? कोइंसिडेंटली हो जाए बात अलग है, अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जितने कंपनी इशू करे एग्जैक्टली उतने ही शेयर आए, ज्यादा या कम आते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम ये समझते हैं कि 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं
और एग्जैक्टली एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ वो 10,000 शेयर पर इश्यू हुआ, इसे हम कहेंगे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब। क्या कहेंगे टेक्निकल टर्म में? शेयर इज फुल्ली सब्सक्राइब या इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब। इसके बाद आती है कहानी अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर यानी आपको मालूम है कम, समथिंग लेस, अंडर या नीचे। तो कंपनी ने इशू किया है 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन 10,000 से कुछ कम आ गए। अभी मैं 9,000 ले रहा हूँ, 9,000 से भी कम आ सकता है, लेकिन जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी शेयर 90% से कम सब्सक्राइब होंगे उस केस में इशू फेलियर माना जाता है और पूरे जितने भी लोगों ने पैसे दिए उनको पैसे को रिफंड करना पड़ता है। तो अभी मैंने जानबूझ करके यहाँ 90% लिया तो इशू फेलियर नहीं है। तो 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 9,000 शेयर्स पर, तो हम इसे कहेंगे इशू इज अंडर सब्सक्राइब। लैंग्वेज क्या यूज होगी? इशू इज अंडर सब्सक्राइब। इसके बाद हम आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर मीन समथिंग मोर देन नॉर्मल। तो अभी हम देखते हैं 10,000 शेयर इशू हुए हैं और शेयर एप्लीकेशन मनी मोर देन 10,000 के लिए आ गया है। मैं यहाँ लेता हूँ 16,000 के लिए आ गया। तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज क्या होगी? इशू इज ओवर सब्सक्राइब बाय 6,000 शेयर्स। इशू इज ओवर सब्सक्राइब बाय 6,000 शेयर्स। इशू हमारा ओवर सब्सक्राइब हुआ है 6,000 शेयर से। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना, नोट डाउन करते चले। कॉल सिनेरियो। अब देखो यहां पर एक मुद्दा है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। यहां पर एक मुद्दा है, उसको समझते हैं। देखिए यहां पर आपने देखा, हमने लिखा है, देखिए दिख रहा होगा आपको, यहां पर हमने लिखा है सभी जगह आपको 10 रुपए दिख रहे हैं, दिख रहा है सभी जगह आपको, यहां भी 10 रुपए दिख रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन हो जाए। कलर ये ले लेते हैं। यहाँ पर आपको 10 रुपए दिख रहा है, यहाँ भी आपको 10 रुपए दिख रहा है, यहाँ भी आपको 10 रुपए दिख रहा है। इस 10 रुपए को कहते क्या है? इस 10 रुपए को कहते हैं, जहां पर भी 10-10 रुपए दिख रहे हैं इन सभी 10 रुपए को कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। और ये जो 10 रुपए का हमारा फेस वैल्यू है, आपको भी पता है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आप देखिए आज आपको एक कार खरीदनी है, कार कंपनी को अच्छे से मालूम है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, डीलर को बहुत अच्छे से मालूम है, अगर हम लमसम एक साथ सारे कार के पैसे मांगेंगे तो बहुत कम गाड़ियां बिकेंगी। मान लीजिए कार 10 लाख रुपए की है और कार कंपनी ये कहती है कि 10 लाख रुपए जो लेकर के आएगा हम उसे एक कार देने वाले हैं। तो जिनके पास 8 लाख है वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे, जिनके पास 5 लाख है वो भी नहीं खरीद पाएंगे, वो 10 लाख के इंतजार में करेंगे और जब 10 लाख हो जाएगा तो कार की कीमत बढ़ के 15 लाख हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। तो कंपनी ने ये कहा कि हम फाइनेंस की फैसिलिटी दे देंगे, कार तो 10 लाख रुपए की है, आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और जब कभी भी इंस्टॉलमेंट में पे करने की बारी आती है तो आप देखिए बायर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सारे बायर आ जाते हैं। उनको मालूम है कि 1,00,000 2 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट कर दो, बाकी की किस्तें हो जाएंगी, 10-10 15-15 हजार रुपए किस्तें होंगी, देते रहेंगे और कार हमारी हो जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा कब हमने कार के सारे पैसे पे कर दिए। तो सिमिलरली कंपनी को भी ये बात पता है कि सारे पैसे एक साथ मांगेंगे तो बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे जिनके पास एक साथ पैसे ना हो तो वो शेयर नहीं ले पाएंगे। तो कंपनी इसके इंस्टॉलमेंट कर देती है। कंपनी क्या कर देती है? इंस्टॉलमेंट बना देती है। और कंपनी एक्ट में लिखा है कि कंपनी कैन मेक इट्स फेस इंस्टॉलमेंट ऑफ इट्स फेस वैल्यू मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट्स। कोई भी कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा नहीं बना सकती। अब वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकते हैं, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकता है। तो पहले इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन मनी। ध्यान से देखिएगा, एक नई टर्मिनोलॉजी आई आपके सामने, एप्लीकेशन मनी। दूसरे इंस्टॉलमेंट को कहते हैं अलॉटमेंट मनी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अलॉटमेंट। तीसरे इंस्टॉलमेंट को कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी। चौथे इंस्टॉलमेंट को कहते हैं सेकंड कॉल मनी एंड सेम एज ऑन। थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट को कहते हैं थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी।
मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट हो गए। जब कभी भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट बनाना चाहती है या सारे पैसे एक साथ लेना चाहती है। अगर एक साथ लेना चाहेगी तो फिर कहेंगे शेयर इशूड एट लमसम, शेयर इशूड एट लमसम, एक साथ। और अगर इंस्टॉलमेंट बनाएगी तो फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट लेना चाहती है, कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट लेना चाहती है, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट लेना चाहती है, मतलब एप्लीकेशन लॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर, या कंपनी मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट लेना चाहती है। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब यहां तक पढ़ने के बाद अब हमें क्वेश्चंस करना है। हमें क्या करना है? क्वेश्चंस करना है। ध्यान से देखिएगा, अब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एस्पेक्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पेज दे लेते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि ये क्वेश्चन हमारे सारे कॉन्सेप्ट में से, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट में से किन किन कॉन्सेप्ट को टच किया इसने, या किस किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर के बना है। तो देखिए, मैं लिखता हूं एबीसी लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, पूरा ही लिख देता हूं, ऑफ ₹10 each एट 20% प्रीमियम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद आगे लिखा है द अमाउंट was called as follow। अमाउंट कैसे मांगे गए हैं? अमाउंट इस तरीके से मांगे, नीचे ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, इंक्लूडिंग प्रीमियम, शॉर्ट में लिखा प्रीमियम मैंने, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑल द मनी was duly received except except 500 shares who did not pay his amount, लैंग्वेज कुछ और भी हो सकती है, अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, आगे लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये जो लैंग्वेज में लिख रहा हूं ये ऊपर कहीं भी लिखा हो सकता है, मैंने नीचे लिख दिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन के अंदर कितने कॉन्सेप्ट को टच किया, तो देखते हैं, चेक करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन ने सबसे पहले तो ये लिखा है एबीसी लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट 20% प्रीमियम। 10 रुपए का 20% कितना होगा? 2 रुपए होगा। तो ये क्वेश्चन शेयर इशूड एट प्रीमियम का है, पहली बात।
100% आप एग्री करते होंगे। इसके बाद, और आप चाहें तो देख भी सकते हैं, प्रीवियस पेज में जाके हम चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है ये जो एप्लीकेशन मांगे हैं, ये जो पैसा मांगा है, अमाउंट ऑफ शेयर के पैसे कॉल किए हैं, वो 3 टुकड़ों में मांगे हैं, मीन्स इंस्टॉलमेंट बनाया है। पहला तो एप्लीकेशन मनी है, दूसरा अलॉटमेंट है, और बाकी सारा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे। मतलब यहाँ 5 इंस्टॉलमेंट नहीं बनाए कंपनी ने, यहाँ 3 ही इंस्टॉलमेंट बनाए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल, यहीं पर पूरे पैसे मांगे। तो 3 और 4 7 यहाँ हो गए। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना हुआ? 5 रुपए हो गए। तो टोटल कंपनी के शेयर अगर देखें हम, तो कंपनी ने 10 + 2 प्रीमियम के इस तरीके से 12 रुपए मांगे। क्लियर है? इस 12 रुपए में से 3 रुपए तो यहाँ मांग लिए, 4 रुपए यहाँ मांग लिए, और बाकी बचा हुआ यहाँ पर मांग लिया। अब ये कहते हैं सभी लोगों ने पैसा दिया है एक्सेप्ट 500 शेयर। 500 शेयर पे क्या क्या नहीं दिया उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और जब कोई शेयर होल्डर ये इंस्टॉलमेंट में से कोई पैसा नहीं देता है, ध्यान से देखिएगा, जब कोई शेयर होल्डर इनमें से कोई पैसा नहीं दे पाता है तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब होता है, हिंदी में से कहते हैं बकाया, आउटस्टैंडिंग। हिंदी में कहते हैं बकाया पैसा या आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को पहचानना सीखो पहले। सीधे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सीधे क्वेश्चन करने जाते हैं आप, इसीलिए आप परेशान रहते हैं। पहले क्वेश्चन की थीम को समझो तो सही, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी बात करेंगे, वो भी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आगे लिखा है मनी जो हमारा रिसीव हुआ है वो 40,000 शेयर्स पर रिसीव हुआ है। इशू कितने किए थे आपने? 20,000 शेयर्स। और पैसा रिसीव कितने पे हो गया है? 40,000। मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा था पहला तो प्रीमियम का केस है, ठीक है। इसके बाद अभी रीइशू की कहानी नहीं है, इसलिए रीइशू नहीं देखना है, वेट करते हैं। इसके बाद सम अदर टर्मिनोलॉजी की बात की हमने। देखो यहाँ पर सम अदर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ फुल सब्सक्रिप्शन अंडर 10,000 के 10,000 इशू तो इशू किए थे कंपनी ने। कितने? कंपनी ने इशू किए थे, यहाँ देख लेते हैं, कंपनी ने इशू कितने किए? 20,000। एप्लीकेशन कितना आ गया? 40,000 पर, ठीक है। तो मोर देन इशूड है, तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। इसके बाद और कौन सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? कॉल्स इन एरियर। इसमें कॉल्स इन एरियर कितना है? सामने वाले ने, शेयर होल्डर ने, सभी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, बोलिए हाँ। इसके बाद एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 500 शेयर्स है उसके पास, या 500 शेयर्स होल्डर्स ने, ऐसा भी एक व्यक्ति के भी पास हो सकते हैं, डिफरेंट पीपल के पास भी हो सकते हैं। और 500 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। जो पैसा नहीं देते हैं तो फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा क्या कहलाएगा? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे को क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और कॉल्स इन एरियर पहली बार जब जनरल एंट्री करेंगे तो डेटर्स की तरह ट्रीट करके इसको जनरल एंट्री में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता था कि किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, वो अलॉटमेंट के टाइम पर ये फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दे, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस। हो सकता है उसके पास ज्यादा पैसे, ज्यादा पैसे उसने बोला कौन हेडेक लेगा यार, कंपनी हर 2 महीने मांगती है, एक काम करो कंपनी को सारे पैसे अभी दे दो अलॉटमेंट के टाइम। यहाँ पैसे मांगे, बोले आप तो साहब पूरे पैसे रख लो, फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमसे आज ही दे दो, तो कॉल्स इन एडवांस है। अब कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी होता है, वो अलग है, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, बहुत सारे मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे, वो आगे से धीरे से देख लेंगे। तो इतनी कहानी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनिएगा।
वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सॉल्व अगले वीडियो में आएगा इसका, ठीक है। या ऐसे ही क्वेश्चन बना के करते, और अगर आप चाहो तो कर ही देता हूँ, एक दो मिनट लगेंगे मुझे। तो सॉल्व कैसे करना है, कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसको टेबल के थ्रू सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, टेबल बनाना है आपको, टेबल। और ये जो टेबल है, कोई सा भी क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ टेबल बनाओ। टेबल बनाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं और एंट्री करने में 5 मिनट लगेगा। 15 से 18 मिनट में क्वेश्चन आराम से होता है। बिना टेबल बनाए करोगे टाइम भी ज्यादा लगेगा, गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो बेटर है टेबल बना के करो। और बड़ी विडंबना है हमारी कि टेबल किसी बुक में ठीक तरीके से दिया ही नहीं, टेबल किसी भी बुक में नहीं है। तो हम टेबल बनाएंगे। पहले टेबल बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं टेबल बनाता हूं। टेबल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और किसी चीज की प्रैक्टिस मत कीजिए, आप सिर्फ टेबल बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, चुटकी में हो जाएगा क्वेश्चन। और यही प्रैक्टिस कोई नहीं करवा रहा है, कोई नहीं कर रहा है ना, बुक में इसकी प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और आंसर जनरेट किया है, वही तो दिक्कत है। तो सबसे पहला कॉलम बनता है पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम बनता है ड्यू का, और तीसरा कॉलम बनता है रिसीव्ड का। ये फिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें कितने कॉलम एक्सटेंड करने हैं। तो पहला कॉलम आपका हो गया पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम आपका हो गया ड्यू, तीसरा कॉलम आपका हो गया रिसीव्ड। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, हमारे क्वेश्चन में 20,000 शेयर इशू किया था और एप्लीकेशन आ गए हैं 40,000 शेयर्स के लिए, जस्ट डबल, मींस ओवर सब्सक्रिप्शन है। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन मिले, इट मींस आपको एक कॉलम बनाना है एक्सेस, ज्यादा पैसे मिल गए उसका। और जब एक्सेस होगा, ध्यान से सुनिए, तो या तो रिफंड की बात की जाएगी, उस पूरे पैसे को या तो रिफंड कर दो आप, और अगर रिफंड की बात नहीं है क्वेश्चन के अंदर कहीं भी, ठीक है, तो फिर इस पैसे को एडजस्ट किया जाएगा। मैं व्हाइट से लिख रहा हूं उसको, क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर कॉल्सिन एरियर भी है। एक शेयर होल्डर, 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने की अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो एक कॉलम बनेगा कॉल्सिन एरियर। क्या बनेगा, कॉल्सिन एरियर। बस मैक्सिमम एक कॉलम और एक्सटेंड होता है, उस कॉलम का नाम है कॉल्सिन एडवांस। अभी क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं किया, तो एक कॉलम और एक्सटेंड हो जाता है। ये स्पेस मैंने बचा रखी है जनरल एंट्री के लिए, समझा दूंगा आपको, 2 मिनट का काम। अब पर्टिकुलर के अंदर क्या लिखना, कंपनी ने पैसे मांगे कैसे थे। कंपनी ने, कलर चेंज कर लेते हैं, कंपनी ने एप्लीकेशन पर पैसा मांगा था। कितने मांगे थे, देख लें क्या, मैं तो भूल गया, देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे कितने मांगे थे, 3 रुपए मांगे थे, ठीक है साहब। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे थे। कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे थे, कंपनी ने अलॉटमेंट पे मांगा था 4 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मींस 2+2। यहाँ पर अलग अलग टुकड़े करके क्यों लिखे मैंने, क्योंकि कंपनी जब 2013 की पहले भी रिक्वायरमेंट थी, 1956 की भी रिक्वायरमेंट थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। कंपनी जब 2013 ये कहता है कि साहब आपको शेयर कैपिटल का पैसा, ये कैपिटल के पैसे मांगे हैं और ये प्रीमियम का पैसा मांगा है, तो कैपिटल का पैसा अलग दिखाइए, प्रीमियम का पैसा अलग दिखाइए। बैलेंस शीट में इसको अलग से प्रेजेंट करना है, क्योंकि कैपिटल का पैसा शेयर होल्डर फंड के अंदर जाता है और प्रीमियम का पैसा रिजर्व सरप्लस के अंदर जाता है। तो यहीं पे बाइफरकेट करके रखेंगे तो टेबल बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद कहानी आती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल, बाकी बैलेंस रुपए मांगे 5 रुपए, 4 3 7 और 5 12, टोटल 12 रुपए ऐसे हो गए। ध्यान दीजिए, मैं आपको ये भी बताऊं, जब आप टेबल बनाए तो इसके और इसके बीच में एटलीस्ट, ध्यान से सुनिएगा, 3 लाइन का गैप होना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल के बीच में 4 लाइन का गैप होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा रो है, ये रो है और ये कॉलम है, ये अलॉटमेंट वाला रो होता है। जिसने इसको कंप्लीट कर लिया उसका काम आसान हो गया। तो हमेशा देखो आप, मैंने थोड़ा सा इस पे ज्यादा ही लिखा है। अब देखिए थोड़ा सा इसको
छोटा करते हैं ताकि यहां मैं कुछ लिखूं, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब ठीक है। देखो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, मैं यहां क्यों लिख रहा हूं, सो दैट मेरे को दोबारा पीछे जाके देखना ना पड़े। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने इशू किए थे 20,000 शेयर्स। एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए, 20% प्रीमियम पे इशू किया था 12 रुपए। 12 रुपए कैसे मांगे वो यहाँ। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने हैं, ध्यान से देखिए 40,000 शेयर्स पर रिसीव्ड। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, बस इतनी सी कहानी। और हमसे पूछा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, अच्छी बात है। सबसे पहले कंपनी को पैसे मिल जाया करते हैं। इन 40,000 से होल्डर ने पैसे कंपनी को भेजे होंगे तो रिसिप्ट के कॉलम में आए। रिसिप्ट के कॉलम की बात कर लेते हैं। 40,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए मिल गए, 1,20,000 मिल गए। जबकि कंपनी ने मांगे कितने थे, ध्यान से देखिएगा। कंपनी ने मांगे थे 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से, कंपनी ने मांगे थे 60,000 रुपीज। कितने ज्यादा मिल गए कंपनी को, कंपनी को 60,000 ज्यादा मिल गया। कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2। ठीक है, अभी कुछ रिफंड के बारे में क्वेश्चन में दिया है क्या, इंफॉर्मेशन नहीं। एडजस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन होगा तो सही एडजस्ट, क्योंकि जिन लोगों को एक भी शेयर नहीं दिए हैं उनके पैसे तो क्या करना पड़ेंगे, रिफंड करना पड़ेंगे या एडजस्ट करना पड़ेंगे, अगर आगे प्रो रेटा वगैरह है तो। आप इसमें चाहो तो एक लाइन लिख दें कि एक्सेस मनी वर रिफंडेड। चलो मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूं, उस क्वेश्चन पीछे आके लिख देता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड, एक्सेस मनी रिफंड कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है साहब। तो इसमें से 20,000 शेयर होल्डर के पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए, रिफंड कर दिए। तो यहीं पर हम रिफंड लिख देते हैं। ये पूरे के पूरे 60,000 क्या हो गए, रिफंड हो गए। हमारे पास एक्सेस आए थे, रिफंड कर दिया। अभी कोई एडजस्ट नहीं, कोई कॉन्सी नहीं लिया। ध्यान से देखिएगा, इस स्टेज के पूरा होने के बाद हमें जो टेबल कंप्लीट करना है वो रो वाइज कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, रो वाइज, कभी भी आप कॉलम वाइज कंप्लीट नहीं करेंगे। कैसे कंप्लीट करना है, आपको रो वाइज कंप्लीट करना है। तो अब पहला रो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड रो में पहले कंपनी पैसा मांगेगी 20,000 इंटू 2। कंपनी कहती है कि 40,000 रुपए हमें किस बात के चाहिए, कैपिटल के चाहिए। 20,000 इंटू 2 हमें 40,000 किस बात के चाहिए, प्रीमियम के चाहिए। टोटल मिला करके हमें एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 80,000 रुपए चाहिए। इसे कहते हैं कंपनी कॉल्ड 80,000 रुपीज। कंपनी ने 80,000 रुपए अलॉटमेंट के मांगे, अलॉटमेंट के टाइम पर मांगे। क्या 80,000 पूरे मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने ये अलॉटमेंट के 4 रुपए नहीं दिए। तो कितने हो गए, 2,000 कॉल्सिंग एरियर में आ गया। अब 80,000 में से 2,000 नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे, 78,000 मिल गए होंगे। ठीक है, कितने मिल गए, 78,000 मिल गए। अब उसके बाद फिर से 20,000 इंटू 5, 1,00,000 रुपए कंपनी ने कब मांगे हैं, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मांगे हैं। ये व्यक्ति फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दे रहे, ये सारे लोग 500 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 2,500 ये यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है इन लोगों ने कितने रुपए दे दिए हैं, इन लोगों ने 97,500 रुपए दे दिए। अब रही बात जनरल एंट्री की, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये कॉलम कंप्लीट किया है तो सबसे पहली एंट्री मेरी ये हो जाएगी, फिर ये कंप्लीट किया तो ये हो जाएगा, फिर तीसरा नंबर ये हो जाएगा। इसकी एंट्री नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ये अमाउंट। इसके बाद फोर्थ नंबर पे ये एंट्री हो जाएगा, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे इसको इंक्लूड करके ये एंट्री हो जाएगी, और क्या होगी हम करेंगे यहाँ पे। इसके बाद 6 नंबर की ये एंट्री हो जाएगी और 7th नंबर की जो एंट्री होने वाली है वो ये होगी। टोटल इस क्वेश्चन के अंदर 7 जनरल एंट्री होगी। अब देखो जनरल एंट्री करना तो यार बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। देखते हैं, रिसीव्ड का मतलब होता है बैंक,
कंपनी को जो भी पैसा मिलता है वो बैंक के थ्रू मिलता है, चेक के थ्रू मिलता है, ठीक है। और ड्यू का मतलब होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक। और ये सारी चीजें हमारी क्या रहने वाली है, कॉमन, क्या रहने वाली है, कॉमन। तो पहली एंट्री ध्यान से देखिएगा, पहली एंट्री बोल्ड कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लिख देता हूं मैं यहां। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाउ मच इट इज, अमाउंट देख के लिख दीजिए, 1,20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री यहां से शुरू करेंगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो किसको क्रेडिट करेंगे तो ये चीज डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट, 60,000। दूसरी एंट्री, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर आप इसको ठीक तरीके से देखो तो दोनों की एंट्री कैंसिल हो गई। बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैंक चला जाएगा, एसेट साइड में बैंक के अमाउंट में 1,20 और शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल के नाम से आ जाएगा 60,000 रुपए। इसके बाद तीसरी नंबर की एंट्री, इसकी एंट्री कर रहे हैं, तीसरे नंबर की एंट्री, जब पैसा मिला तो बैंक टू शेयर का एप्लीकेशन किया, जब रिफंड करोगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करो, जस्ट अपोजिट। तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, अमाउंट कितना, जितना लिखा है टेबल में वो लिखो। ये आपकी तीसरी एंट्री हो गई। चौथी एंट्री ध्यान से देखिएगा, इधर से शुरू करेंगे, यहां एंड होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ एंट्री थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिए तो बच्चे गलती करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस क्रेडिट होता है, मैंने कहा है सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट कैसे फिल करें, टोटल अलॉटमेंट में आपको चाहिए 80,000 रुपए, उसमें से 40,000 रुपए तो कैपिटल के रूप में चाहिए और 40,000 प्रीमियम के चाहिए। पांचवी एंट्री की बात करें, पांचवी एंट्री ऐसे इधर से शुरू किया, इधर एंड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पांचवी एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक लाइन छोड़ करके टू शेयर अलॉटमेंट, और चूंकि कॉल्सिन एरियर मैंने बताया था जनरल एंट्री में डेबिट होता है, तो आप यहां लिखिए टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितने मिले आपको, 78, लिख दीजिए 78। कॉल्सिन एरियर का अमाउंट कितना है 2,000, वो लिख दीजिए आप 2,000, और टोटल अलॉटमेंट में आपको कितना चाहिए था 80,000, तो आप 80,000 लिख दीजिए। ये आपकी फिफ्थ एंट्री हो गई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्पेस थोड़ा सा बना लें यहाँ, चलिए। अरे बहुत आसान है यार, मतलब फालतू में टेंशन लेते हो आप लोग, इससे आसान तो चैप्टर नहीं है यार। टेबल बनाना सीख लो, हो गया काम। देखो मैं उसके अलावा कुछ कर रहा हूँ क्या, मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ, तो आप कह सकते हैं अरे मैं जो टेबल बना रहा हूँ टेबल को देख के एंट्री कर रहा हूँ, टेबल बनाने में समय लगा, एंट्री करने में तो समय नहीं लगा, और मार्क्स इसी के। इसीलिए बुक वाले सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन के बाद ये एंट्री दे देते हैं, जबकि उसका ओरिजिन पॉइंट तो बताते ही नहीं कि टेबल से एंट्री आ रही है, और टेबल किसी बुक में है भी नहीं, तो बच्चा क्या करे, बच्चे की तो गलती है ही। बच्चे को सही अप्रोच मिल नहीं रहा पढ़ने को, तो बेचारा मेहनत तो कर रहा बट आउटपुट आ नहीं रहा, और पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है जनरल एंट्री सिखाने पे, और मैं तो भैया टेबल ही सिखाऊंगा, और उससे जनरल एंट्री आप कर लोगे 2 मिनट के अंदर, मैक्सिमम कह रहा हूं 2 मिनट, बोल के अगर बोलोगे तो 30 सेकंड में हो जाएगा, और वो प्रूफ भी करूंगा 30 सेकंड में होता है नहीं होता है। आपकी पांचवी एंट्री कर ली आपने, अब 6th एंट्री,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लिख लेते हैं, लिखना चाहो तो टाइम वेस्ट है, लिख लेना। और सातवीं एंट्री करना हो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, खत्म, क्वेश्चन हो गया। इतनी सी पढ़ाई है। तो अब हमारे जितने भी इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन आएंगे, जो वीडियोज आएंगे, उस पे हम जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस भी लेंगे तो उसमें टेबल बनाने पे फोकस होगा और क्वेश्चन पढ़ करके उसको इंटरप्रेट कैसे करना, उसको लिखते कैसे हैं और लिखने के बाद टेबल कैसे बनता है उससे, उस पे फोकस्ड होगा। प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड होगी वीडियोज, एग्जाम फोकस्ड होगा ताकि आप वाकई में क्वेश्चन कर पाए। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप अगर मेरे वीडियो में आते हैं, देखते हैं पूरा ईमानदारी से, तो आप फिर कर भी पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हर क्वेश्चन मैं इसी पैटर्न पे कराऊंगा, चाहे कोई सा भी उठा लो आप, उसका पैटर्न यही रहेगा। पैटर्न यही रहेगा मतलब वो भी देख लो, वो भी सिखा देता हूं, ऐसे ही लिखूंगा मैं। क्वेश्चन में थोड़ी और कुछ एक्सटेंशन होता तो यहां लिख देता, कोई स्कीम ऑफ अलॉटमेंट होता तो यहां लिख देता, और फिर टेबल बनाऊंगा। एक बार हमारी बोर्ड में, हमारी कॉपी में कोई चीज आ गई तो हम दोबारा फिर क्वेश्चन की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन से हमारे कॉपी में ले लिया। इसके बाद करना क्या है, उसके बाद टेबल बनाना, एंट्री करना, हो गया, चैप्टर खत्म। 12 मार्क का वेटेज रखता है ये चैप्टर। 12 मार्क आपकी, 12 तो 14 मार्क्स का, बल्कि मैं कहूं तो 14 मार्क्स के लायक आप बन जाओगे। अब आप सोचो, पूरी सेकंड बुक आपकी 24 मार्क्स का वेटेज रखती है, उसमें से 14 नंबर तो 14 मार्क्स तो सिर्फ इसी चैप्टर से आते हैं, और अगर ये चैप्टर आ गया तो अगला चैप्टर 50-60% तो ऐसे ही हो जाता है, फिर प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू आपके समय देने के लिए। फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई मेरे, ठीक है, और ये प्योरली आप ही के लिए चैनल बना है और इसमें वीडियो सारे आप ही के लाइव डाल रहा हूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।